फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, आपके सेकेंड सेमेस्टर के विज्ञान विषय की जो क्लासेस हैं वो लगातार आपको देखने के लिए मिल रही हैं। शाम 7 बजे से रात 7 बजे से आपको जो साइंस की क्लासेस हैं ये आपको लगातार मिल रही हैं। जो नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लें और हमसे जुड़ जाएं, ताकि यहाँ पर जो क्लासेस है वो आपको रेगुलर मिले। और इससे पहले की अगर क्लासेस अभी तक आपने अटेंड नहीं की हैं तो चैनल पर जाकर आप साइंस वाली जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसे आप एक बार देख लीजिए। उसमें सारी पुरानी जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी साइंस वाली प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिए। सारे सब्जेक्ट की अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो प्लेलिस्ट है वो आपको चैनल पर उपलब्ध करा दी गई हैं। और आपकी जो क्लासेस हैं वो शाम 6 बजे से स्टार्ट हैं, ठीक है, और 9 बजे से भी स्टार्ट हैं, 8 बजे से भी, 7 बजे से भी, ठीक है। तो सारी क्लासेस अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आप अटेंड करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर भी जैसे ही आपका सब्जेक्ट समाप्त होगा उसके जस्ट बाद 2016 से लेकर 2023 तक के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा दी जाएंगे इसी चैनल पर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो सबसे पहला सवाल आपके सामने रहने वाला है वो हमने कल 80 नंबर सवाल तक पढ़ लिया था। अब उसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 81 नंबर सवाल से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, ये HCl, ये क्या होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इन दोनों के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH क्रिया करता है, रिएक्शन करता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तब क्या परफॉर्म होता है, यानी कि क्या चीज़ है, क्या जो तत्व हैं या क्या जो गैसें हैं या क्या चीज़ है वो उत्पन्न होती है, यानी कि क्या चीज़ बनती है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ क्रिया करता है। तब यहाँ पर आप देख सकते होंगे NaCl, ठीक है, Na और इधर Cl, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरह से देखेंगे, यहाँ पर जो आपका NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड से आपका सोडियम यहाँ पर आ जाएगा और HCl से आपका जो Cl है यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इधर क्या बचा, इधर बचा आपका OH और H, ठीक है। H कितने बचे, 2 बचे, और O आपका एक सिंगल बचा, ठीक है। तो ये क्या बचा आपका, ये आपका जल बाहर आ गया, जल का एक अणु ये बाहर आ गया, और इधर बचा आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो क्या उत्पाद बनता है यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड और जल, ठीक है। इन दोनों की जब आपस में क्रिया होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा प्लस जल, वाटर बनेगा। इसके बाद आपका अगला सवाल है। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए तीव्र परिवर्तन यानी कि तेजी से होने वाले जो परिवर्तन है वो किसे कहते हैं, तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं। तो तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जिसकी माचिस की तीली का जलना, जैसे आप माचिस की तीली जलाएंगे इस तरह से तो एकदम उसमें आग पकड़ लेती है, ठीक है, तीली जलने लगती है। रसोई गैस का जलना, रसोई गैस भी आप जब जलाते हैं तो एकदम आग पकड़ लेती है। गुब्बारे का फूलना और उसका एकदम फट जाना, ठीक है, गुब्बारे का फूलना उसका एकदम फट जाना अचानक से एकदम तीव्र गति से, ऐसे कार्य जो एकदम तीव्र गति से अचानक से होते हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, आपका तीव्र परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद आपका अगला सवाल है। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बता दीजिए यहाँ पर वाष्पन किसे कहते हैं। वाष्पन से आप क्या समझते हैं, जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है। जब भी वाटर को आप गर्म करेंगे, ठीक है, तो वो भाप बनकर क्या होता है, ऊपर की ओर उड़ जाता है, ठीक है, वायु में आप कह सकते हैं भाप बनकर या वाष्प बनकर वो उड़ जाता है। तो ये क्रिया वाष्पन क्रिया कहलाती है। जब पृथ्वी से जल जो है वो गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है तो ये क्रिया क्या कहलाती है, ये वाष्पन कहलाती है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है। जिस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि चाल किसे कहते हैं, ठीक है, किसी भी वस्तु की जो चाल होती है, ठीक है, वो चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी बता दीजिए। ये सवाल 2016 की परीक्षा में आ चुका है, ठीक। तो इसमें सबसे पहला आपको बताना है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय से चली गई दूरी, यानी कि 1 सेकंड में आप कह सकते हैं, ठीक है, चली गई दूरी को ये चाल कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में इसे कैलकुलेट किया जाता है, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में या 1 सेकंड में आप कह सकते हैं एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, इसे मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बता दीजिए, यहाँ पर 85 नंबर का सवाल है, फसल चक्रण से पूछा जा रहा है आपसे ये सवाल कि व्हाट इज फसल चक्रण। फसल चक्रण से आप क्या समझते हैं, फसल चक्रण किसे कहते हैं, फसल चक्रण क्या है, ठीक है, फसल चक्र क्या है।
फसल चक्रण, ठीक है, इसे फसल चक्र कह सकते हैं या फसल चक्रण इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉप्स रोटेशन। तो किसी खेत में एक निश्चित समय में, एक समय यहाँ पर निश्चित है कि इतने समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया को, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट ना होने पाए, फसल चक्रण कहते हैं। जहाँ पर आपने डिसाइड कर लिया कि भाई 6 मंथ के अंदर एक फसल को काटकर हम दूसरी फसल को जो है वो लगा देंगे। तो इस तरह से ये फसल चक्रण जो है वो चलता रहता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो नष्ट नहीं हो पाती है, और इसी को आपको क्या कहते हैं, फसल चक्रण कहते हैं। अगर आप किसी भी खेत में एक ही फसल को, एक ही किस्म की फसल को बार बार उगाएंगे, रेगुलर उस एक ही किस्म की फसल को बार बार उगाएंगे, तो उससे क्या है, भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो नष्ट होने लगती है। इसलिए क्या किया जाता है, खेतों में फसल चक्रण का यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग जो फसल चक्र है वो यहाँ पर तैयार किया जाता है। और पहले एक फसल लगाई जाती है, उसके जस्ट बाद दूसरी किस्म की फसल लगाई जाती है, फिर उसके जस्ट बाद पहले किस्म की जो फसल है वो इस तरह से लगाई जाती है। तो यहाँ पर जो फसल चक्र है वो चलता रहता है, जिससे भूमि की जो उर्वरा शक्ति है मिट्टी की वो बनी रहती है। इसके बाद आपका अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, और इसी में आगे बताया गया है, अतः भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इस क्रम से बोया जाए ना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम ना होने पाए और उपज भी अच्छी मिले, इस प्रकार की अदला बदली को आप फसल चक्रण कह सकते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे सवाल आपका। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि तृतीय प्रकार के उत्तोलक के कोई 2 उदाहरण लिख दीजिए। जो तृतीय प्रकार के उत्तोलक होते हैं, थर्ड टाइप के, ठीक है, उनके कोई 2 एग्जाम्पल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो चिमटा और चाकू, ये कैसे उत्तोलक हैं, ये आपके तृतीय प्रकार के उत्तोलक है, कौन से, तृतीय, थर्ड टाइप के उत्तोलक हैं ये आपके थर्ड टाइप के, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि सिरका, ठीक है, सिरका आपने देखा होगा और कई सारे लोगों ने खाया भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिरके का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, और इससे केमिकल लैंग्वेज में बोला जाता है एसिटिक एसिड। क्या बोला जाता है, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो सिरका जो होता है आपका, इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। क्या होता है, CH3COOH। ये BTC 2016 की परीक्षाओं में क्वेश्चन आया हुआ है, और इसे रासायनिक भाषा में बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। क्या होता है, एसिटिक एसिड, इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। इसके बाद आपका अगला सवाल है। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए मेस्टन का हल मुख्य कार्य लिखिए। मेस्टन हल का मुख्य कार्य लिखिए। जो मेस्टन हल होता है इससे क्या कार्य किया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो मेस्टन हल का मुख्य कार्य क्या होगा, ये ऊपर की जो मिट्टी होती है उसको नीचे, और नीचे की जो मिट्टी होती है खेतों में उसको ऊपर करते हैं, यानी कि खेतों की जुताई में इसका यूज़ किया जाता है। जो नीचे की साइड की मिट्टी होती है इसको ऊपर, और जो ऊपर की साइड की मिट्टी होती है उसको ये नीचे की साइड में करता है। तो मेस्टन हल का मुख्य कार्य क्या होता है, ये ऊपर की मिट्टी को नीचे और नीचे की मिट्टी को ऊपर करता है, खेतों में जुताई में इसका यूज़ किया जाता है। अगला सवाल आपका इससे हमने स्क्रीन पर है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संपदा में मुख्य अंतर बता दीजिए। जो नवीकरणीय संपदाएं और अनवीकरणीय संपदाओं में मुख्य अंतर बताना है। तो नवीकरणीय संपदा वह है जो भविष्य में समाप्त नहीं होगी, ठीक है, जिसकी सोलर एनर्जी, ठीक है। व्हाट इज सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी क्या है, नवीकरणीय संपदा है जो कि भविष्य में समाप्त नहीं होगी, जबकि अनवीकरणीय संपदा भविष्य में समाप्त हो जाएगी। अनवीकरणीय संपदा भविष्य में समाप्त हो जाएगी, जिसकी कोयला वगैरह ये क्या है, ये आपका अनवीकरणीय संपदा है, ठीक। तो नवीकरणीय संपदा क्या है, इसकी सोलर एनर्जी, और ये भविष्य में कभी भी समाप्त नहीं होगी, जबकि अनवीकरणीय संपदा होती हैं जो भविष्य में किसी न किसी समय, आने वाले समय में समाप्त भी हो सकती हैं। इसके बाद आपका अगला सवाल है। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि वसा में घुलनशील 2 विटामिनों के नाम यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो चारों नाम यहाँ पर आपको लिखकर बता दिए। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों विटामिन आपके होते हैं वसा में घुलनशील। इसके साथ विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जो विटामिन होते हैं वो आपके जल में घुलनशील होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। विटामिन बी और जो विटामिन सी होते हैं ये आपके जल में घुलनशील होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप देख सकते होंगे यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि टीकाकरण क्या होता है, ठीक है, जो टीका लगाया जाता है, ठीक है, बच्चों को। तो टीकाकरण की परिभाषा यहाँ पर पूछी जा रही है, उपयुक्त समय पर रोगजनक की कुछ मात्रा शरीर में पहुंचाने से एक विशेष प्रकार के रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है। कई बार आपने क्या होगा, बच्चों को समय समय पर टीके लगाए जाते हैं ताकि आने वाले समय में या भविष्य में बच्चों को वो जो बीमारी है वो ना हो पाए। तो वो जो रोगजनक की होता है, ठीक है, रोगजनक, उसकी कुछ मात्रा शरीर में इंजेक्ट की जाती है ताकि उस रोग से उस बच्चे की सुरक्षा हो सके। तो इस विधि से रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है, ठीक है। बच्चों का BCG का टीका प्रथम बार जन्म से 9 माह के अंदर लगता है, ठीक है। किसी बच्चे ने जन्म लिया और जन्म से जब तक बच्चे की आयु 9 वर्ष तक नहीं हो जाती है, किसी भी समय BCG का जो टीका है वो लगाया जाता है। उसके बाद दूसरी बार जो होता है वो 5 वर्ष बाद लगवाना चाहिए। जब बच्चे की उम्र 5 वर्ष हो जाती है उसके बाद BCG का जो दूसरा टीका है
वो लगवाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए सरल मशीनें कितने प्रकार की होती हैं, इनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। जो सरल मशीनें होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। सरल मशीन आपकी 5 प्रकार की होती हैं। पहला आपका उत्तोलक, दूसरा पेंच, तीसरा झुकातल, चौथा घिरनी और आगे पहिया और धुरी। ये क्या है, ये एक प्रकार से आपकी सरल मशीन है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए यहाँ पर क्या क्या पूछा जा रहा है, वो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि सौर मंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह का नाम, ठीक है। सौर मंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह का नाम जो है वो आपसे पूछा जा रहा है कि सौरमंडल में सूर्य के जो सबसे नज़दीक ग्रह, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये सूर्य आपका, ठीक है। अब यहाँ पर जो ग्रह बने हुए हैं तो इन ग्रहों में सबसे नज़दीक कौन सा, ठीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो ये आपका बुध ग्रह, ठीक है। जो बुध ग्रह होता है ये सूर्य के सबसे नज़दीक है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, ठीक। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह, ठीक है। कौन सा, बुध ग्रह, ये सूर्य के सबसे पास में। इसके बाद आपका अगला सवाल है, जो ह्यूमन की खोपड़ी होती है, जो मानव की खोपड़ी होती है, उसमें उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या बताना है, ठीक है। हमारा जो खोपड़ी होती है, ठीक है, खोपड़ी, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। तो मानव की खोपड़ी में 29 इनकी 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना। ये BTC 2017 की परीक्षाओं में जो क्वेश्चन है ये आए हुए हैं, ठीक है। तो ह्यूमन की जो यहाँ पर खोपड़ी होती है, ठीक है, सर का जो भाग होता है खोपड़ी, उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, 29 हड्डियाँ होती हैं, आपको याद रखना है। कीटों में वज्र पदार्थों का निष्कासन किस उत्सर्जी अंगों के द्वारा होता है, जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो कीटों में जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनका जो निष्कासन होता है शरीर से बाहर, वो किस उत्सर्जी अंग के द्वारा निकलते हैं, तो वो निकलते हैं आपके मेलपिगियन नलिकाएं, ठीक है। जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है, इनके द्वारा जो उत्सर्जी अंग हैं, जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, वो यहाँ पर बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो मेलपिगियन जो निसर्ग नलिकाएं ही मुख्य उत्सर्जन इंद्रियां, ठीक है। तो इसमें कीटों में जो यहाँ पर वज्र पदार्थ हैं, ठीक है, जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, वो यहाँ पर मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा बॉडी से बाहर निकलते हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सवाल है, अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए किसी एक अम्ल और किसी एक क्षार का रासायनिक सूत्र यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। किसी एक अम्ल और किसी एक क्षार का रासायनिक सूत्र यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। तो ये सारे के सारे क्या आपके अम्ल, आप HCl को भी लिख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके अम्ल हैं। यहाँ पर आप केवल एक लिख देंगे, किसी भी एक नाम को लिख देंगे तभी आपका चल जाएगा, और एक ही आपको क्षार का नाम लिखना है। यहाँ पर कई सारे क्षार के जो नाम हैं वो यहाँ पर लिखकर आपको बता दिए ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो। परीक्षा में आपका जो भी आए 1 या 2 तो वो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जिसके सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये क्षार हैं, ठीक। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल आपका क्या है, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए क्या, बताइए यहाँ पर देख लेते हैं। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है Fe2O3, ठीक है, फेरस ऑक्साइड, यानी कि फेरस ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी है, Fe2, ठीक है, Fe2O3 में जो लोहा है, लोहे Fe की जो संयोजकता है यहाँ पर पूछी जाए तो Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी है, +3 है। संयोजकता कितनी है, +3, ये आपको याद रखना है। Fe2O3 में लोहे की जो संयोजकता है Fe की, फेरस की, वो कितनी है, +3। इसकी संयोजकता कितनी होती है, +3, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका अगला सवाल है, ऊर्जा के संचरण की किस विधि के द्वारा जल गर्म होता है। जब ऊर्जा संचरण की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें पानी गर्म होने लगता है, तो वो है संवहन विधि। संवहन विधि में पानी क्या होता है, गर्म होने लगता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। जो यांत्रिक ऊर्जा होती है ये कितने तरह की होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा के बारे में कि कितनी तरह की यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, पहली होती है आपकी गतिज ऊर्जा और दूसरी आपकी स्थितिज ऊर्जा। पहली कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा, और दूसरी आपकी स्थितिज ऊर्जा। ये यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, यांत्रिक ऊर्जा आपकी 2 प्रकार की होती है, पहली गतिज ऊर्जा, दूसरी आपकी स्थितिज ऊर्जा। ये भी आपको याद रखना है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ सकें, और जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। परीक्षाओं तक आपकी जो तैयारी है एकदम धमाकेदार तरीके से कराई जाएगी, और सारी चीज़ें जो हैं वो आपको रिवीजन भी करा दी जाएंगी, और ताकि परीक्षाओं में आपको कोई भी कठिनाई महसूस ना हो। इसके साथ ही अगला सवाल है, मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी है उसमें कितने आवर्त और कितने वर्ग हैं। जो मूल आवर्त सारणी है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, उसमें कितने आवर्त हैं और कितने वर्ग हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी है उसमें 7 आवर्त हैं और 9 वर्ग हैं, आपको ध्यान रखना है। आवर्त की संख्या कितनी है, 7, और वर्ग की कितनी संख्या है, 9, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक।
इसके बाद आपका अगला सवाल है मेरिस्मस रोग किसकी कमी के कारण होता है। ये भी डीएलएड 2018 की परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है। तो मेरिस्मस रोग जो है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है, ये आपको याद रखना। और विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है ये आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत ये आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी होंगी तो देख लीजिए। विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत होता है, ठीक है, वो आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत होता है वो क्या, विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है मुख्य रूप से, ये आपको बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसके बाद आपका अगला सवाल है। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि कास्टिक सोडा और खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम यहाँ पर पूछा है। जो खाने वाला सोडा होता है जो यूज़ किया जाता है घरों में, ठीक है, और जो कास्टिक सोडा होता है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो जो कास्टिक सोडा होता है उसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और जो खाने वाला सोडा होता है, ठीक है, जो खाने वाला सोडा होता है जो घर में यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम NaHCO3, ठीक है। तो ये आपका NaHCO3 ये आपका खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र होगा, और जो कास्टिक सोडा होगा उसका रासायनिक सूत्र होगा आपका NaOH, ठीक है। बढ़ेंगे अपने अंतिम सवाल की ओर, और आज की क्लास का ये लास्ट सवाल है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, आपके जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वो यहाँ पर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब कल से आपके जो लॉन्ग, जो यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, उनकी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी स्टूडेंट्स जो पुरानी क्लासेस हैं उनको फटाफट कंप्लीट कर लें। चाहे आप वीडियो को 2x मोड में देखें, ठीक है, स्पीड डबल करके, चाहे 1.5 की स्पीड में देखें, लेकिन पिछली सारी वीडियोस आप चेक कर लें। और प्ले लिस्ट बनी हुई है चैनल पर सभी सब्जेक्ट की अलग अलग। तो सभी लोग जितने भी भाई बहन नए जुड़े हैं वो प्रीवियस क्लासेस को जरूर अच्छे से देख लें, ताकि परीक्षाओं में आपको सहूलियत हो सके और परीक्षा में आपको आसानी हो सके। अगला सवाल और अंतिम सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है, किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम बता दीजिए, ठीक है। किसी एक जो कीटनाशक पदार्थ होता है, ठीक है, कीटों को मारने के लिए कीटनाशक पदार्थ, उसका नाम यहाँ पर आपको बताना है। तो मैलेथियन, ठीक है, क्या है, मैलेथियन, ठीक है, मैलेथियन ये कीटनाशक पदार्थ है जिसका छिड़काव किया जाता है कीटों को मारने के लिए। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जो नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, और क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की जो क्लासेस हैं वो लगातार मिलती रहती हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल की लिंक और व्हाट्सएप चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। वहीं पर आपको फेसबुक पेज की लिंक भी मिल जाएगी, तो आप FB पर भी जरूर ज्वाइन कर लें। और दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।